हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू क्लास 11th। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की ओर हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए और उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है मेनी अटैम्प्ट्स जो है वो की गई। ठीक है, अटैम्प्ट्स वर मेड टाइम टू टाइम टू डेवलप अ बेटर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यू कैन से। तो फॉर दिस पर्पज टू वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ such a new kind of model and better model were, वो क्या क्या डेवलपमेंट्स थी बच्चों? वन इज कॉल्ड यू कैन से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनदर इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। उनमें से एक डेवलपमेंट क्या है? एक डेवलपमेंट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और सेकंड वन इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? शॉर्ट में HUP मीन्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए हम वन बाय वन इन डेवलपमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेंगे यू कैन से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आपने याद रखना है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखिए, जब रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर हमको पता चला, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि जब हमें ये पता चला कि रेडिएशन, लाइट का जो है वो ड्यूअल नेचर होता है, लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह जो है वो बिहेव कर सकती है। तो इसके बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, लॉइस डी ब्रॉय, ठीक है, इन 1924 प्रपोज्ड अ न्यू आइडिया। इन्होंने एक न्यू आइडिया दिया बाय स्टेटिंग दैट ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, बट हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स तो ठीक है, लेकिन जनरली ही टॉक्स अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में क्या कह रहे हैं? मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में जो है लॉइस डी ब्रॉय का सोचना है कि दे हैव ड्यूअल नेचर। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहती है दे हैव ड्यूअल नेचर, दैट मीन्स small microscopic particles can behave both as wave and as particle, कि वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और वो पार्टिकल की तरह जो है वो भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो वेव्स यहाँ पर इन मैटर के साथ जुड़ी होंगी, द वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे मैटर वेव्स। मीन्स व्हाट आर मैटर वेव्स? आर डिफाइंड मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स का डेफिनेशन जो है वो सिंपली यही है कि वो वेव्स जो एसोसिएटेड हैं मैटर के साथ, उन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं। होप कि आपको यह पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये लॉइस डी ब्रॉय जो है 1924, इसकी एक मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको देखने को मिल रहा है कि इस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को इसी ने बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सॉरी रेडिएशन नहीं, मैटर को इसी ने बताया। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत ये क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू बताया अभी। अब डी ब्रॉय क्या करते हैं? ये कोरिलेट करते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स को इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब यही मैटर के बारे में जो इन्होंने बता दिया कि मैटर जो है वो बिहेव कर सकता है बोथ एज वेव एंड एज वेल एज पार्टिकल। तो इन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया? सम अप कर दिया, जोड़ दिया एक इक्वेशन की शक्ल में, जिस इक्वेशन को इन्हीं के नाम के पीछे, विच इक्वेशन इज नाउन आफ्टर हिज नाम एज डी ब्रॉयज इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन यू कैन से mv, और आप बताएंगे लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि M और V का जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, एंड मोमेंटम इज P जनरली। ठीक है, चलिए आप ये बताएं या फिर इसका ये फॉर्म बताएं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर, ये आपका फर्स्ट रह गया। ठीक है, चलिए इक्वेशन तो डी ब्रॉय ने डिराइव कर दी। हम थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, वो आता है डिराइव डी ब्रॉयज इक्वेशन। तो डी ब्रॉय की इक्वेशन जो है इसका डेरिवेशन भी आपको पूछा जाता है, लेकिन इसका डेरिवेशन देने से पहले मैं आपको कुछ और इसकी बातें जो है वो बताना चाहूँगा। जैसे कि ये कह रहा है, डी ब्रॉय का मानना है इफ़ वेव्स कैन हैव पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वेव का जो आपने
पढ़ा पीछे भी और यहाँ पे भी जो इसका मानना है कि अगर वेव का नेचर जो है वो पार्टिकल की तरह हो सकता है तो क्या फिर देन कैन पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक क्वेश्चन से बिगनिंग कर रहे हैं अपने इस टॉपिक की, तो ये कह रहे हैं कि अगर वेव का जो है वो पार्टिकल जैसा कैरेक्टर हो सकता है तो फिर क्या पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेव लाइक कैरेक्टर नहीं हो सकता क्या। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए जब हो सकता है तो व्हाट ही न्यू इन हिज इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या जाना अपने इन्वेस्टिगेशन में, क्या चीज़ इसने देखी यहाँ पर, तो वह व्हाट ही न्यू में हम क्या बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव लाइक मोशन बिकॉज इट्स अ पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक वेव लाइक मोशन, वेव लाइक नेचर हो सकता है। ऊपर क्वेश्चन था कि क्या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है डे ब्रॉयस की, मैटर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है यानी एक मैटर है, मैटर की शक्ल का है, तो लिहाजा इसका एक वेव नेचर, वेव फॉर्म हो सकता है। एन इलेक्ट्रॉन हैड रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट्स, दिस इज वेरी आर की पॉइंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने बोर्स मॉडल में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है ओनली इन सर्टन ऑर्बिट्स which have discrete values of energy and angular momentum, which in another word is known as quantization of energy and angular momentum। ठीक है, वो फिक्स वैल्यू होती है उनकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की, जैसे हमने पीछे बोर्स मॉडल में भी बात की। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, डे ब्रॉय का इन्वेस्टिगेशन भी यही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन हैड रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसा नहीं बोलेंगे आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये पता नहीं कितने ऑर्बिट्स जो है यहाँ पर ये जी इस तरह के सर्कुलर पाथ जो है वो ले लेगा, नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट्स हैं, रेस्ट्रिक्टेड शेल्स हैं इसके। ठीक है, जिनमें ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ईच ऑर्बिट हैड अ फिक्स्ड रेडियस, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्बिट का जो है एक फिक्स्ड रेडियस होता है। रेडियस का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट शेल, और यू कैन से अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, वहाँ तक। तो इसका रेडियस जो है ये ऑर्बिट का फिक्स होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, आर अ वाइड वैरायटी ऑफ वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज पॉसिबल। वाइड वैरायटी, वाइड मीन्स क्या, डिफरेंट कैटेगरीज, क्या मुख्तलिफ किस्म की एक वैरायटी जो है हमारे पास। ठीक है, वाइड वेवलेंथ्स की, फ्रिक्वेंसीज की और एनर्जीज की पॉसिबल हो सकती हैं, डे ब्रॉय का ऐसा मानना है। फिर इसका आंसर डे ब्रॉय कहते हैं खुद से, कहते हैं सबसे पहले कि ये रेडियस जो है ये यहाँ से देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बता दिया था, ये अगर आपके पास कोई ऑर्बिट है एटम का तो इसका न्यूक्लियस से लेकर तो अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दिस कैन बी कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है कि यहाँ पर जो है वाइड रेंज जो है आपके पास में फ्रिक्वेंसीज हैं, एनर्जी, इनका जो है वेवलेंथ्स वगैरह का जो ऊपर आ रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है। नो 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 नो, देयर कुड ओनली बी अलाउड सर्टन पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज। यहाँ आपको वाइड वैरायटी नहीं मिलेगी, वाइड वैरायटी ऑफ वेवलेंथ नहीं मिलेगी, वाइड वैरायटी ऑफ एनर्जीज एटम के अंदर नहीं मिलेगी। समझ आ रही है आपको बात। इसका आंसर क्या है, नो। इसका इन्वेस्टिगेशन कहता है ऐसा नहीं है। यू कांट फाइंड वाइड वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जीज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और इन द ऑर्बिट यू कैन से ऑफ एन एटम, ऐसा नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सर्टन है, ये कुछ इसका जो ये है फिक्स है, जिसकी यानी हम यूँ कहेंगे कि ये जैसे आपने एनर्जी के बारे में बताया, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया, ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, ये वाइड वैरायटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो डे ब्रॉय केम अप विद एन इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड मूविंग वेलोसिटी v। तो वो इक्वेशन मैंने आपको चूँकि पहले बता दिया है, जो आप अभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, और वो है लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, h/mv। और मैंने क्या बताया आपको, और लेमडा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भी आपको यही डे ब्रॉयज इक्वेशन दिखेगी। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू h/mv या लेमडा इज इक्वल टू h/p भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं कि लेमडा क्या है। यहाँ पे लेमडा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ इन मैटर। जैसे कि आपके पास कोई वेव है, ठीक है, कोई वेव है आपके पास, यहाँ पर आप बताएंगे कि वेव का ये जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट आता है ना, डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉफ्स जो है उसको आप बोल सकते हैं कि वेवलेंथ है। ठीक है, तो लेमडा साइन रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ इन मीटर्स, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर्स। ठीक है, v वेलोसिटी है आपके पास, और m जो है वो मास है इन किलोग्राम, एंड h यू नो इज प्लैंक्स कांस्टेंट इन जूल पर हर्ट्ज। ओके, तो
हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज दिस इक्वेशन डू, इस इक्वेशन ने आखिर क्या किया, क्या चेंज लाया इसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो व्हाट आर वी यूजिंग, वेवलेंथ, वी आर यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, वी आर यूजिंग मास ऑफ द पार्टिकल, वेयर इन इक्वेशन, दैट मीन्स इन डी ब्रॉयज इक्वेशन में ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। टेल अस दैट ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने इस इक्वेशन में सम अप की हुई है, डिब्रॉयड ने जो सम अप की हुई है, ये हमको ये नॉलेज दे रही है कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स है ना, दे हैव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। होप कि आपको ये पॉइंट जो है ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आगे कुछ और बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले मैं वापस आ जाऊँगा बच्चों अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मैंने आपको कहा कि जो डी ब्रॉयज इक्वेशन थी उसकी डेरिवेशन भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे जो है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉयज इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉयज इक्वेशन मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ डी। ठीक है, डी ब्रॉयज इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिराइव दिस इक्वेशन, यहाँ पे क्या किया, दिस रिलेशनशिप और दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप एंड प्लैंक्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो आइंस्टाइन और प्लैंक्स की जो रिलेशंस है, जो इक्वेशंस है, उनको यहाँ पे क्या किया गया है, डी ब्रॉय के द्वारा कंबाइन किया गया है, सम अप किया गया है, उन दोनों को कोरिलेट किया गया है उनको। तो उसके बाद जो है ये इक्वेशन इसने डिराइव की है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन मीन्स ए पार्टिकल ऑफ लाइट वेव, E इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे कॉपी पे बच्चों, E इज इक्वल टू mc²। ये क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था तभी बताया था। ठीक है, उससे पहले भी बीच में कभी जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी हमने बताया आपको। ठीक है, तो आइंस्टाइन का माना है कि इज इक्वल टू mc²। लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हियर, वेयर m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए, नाउ सेकंड है हमारे पास जो रिलेशन है जिसको इसने कंबाइन किया, वो है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, और यू कैन से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी E ऑफ फोटॉन इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू। याद होगा आपको, जब मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है प्लीज़ वो ये वाला लेक्चर अभी मत देखिए, वो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि जब तक ना आपको पिछला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ सकता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या है वो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हमने रिलेशन पढ़ा था, प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स यार और मैक्स प्लैंक कह सकते हैं आप, उसकी थ्योरी में उसने कहा था E इज इक्वल टू जो है वो एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड, वेयर एच इज व्हाट, यू नो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड E इज एनर्जी। सो दीज आर टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। What he divided, he combines both these equations, or you can say simply combine first and second equation, we get what we get. You know, in mathematics अगर कोई भी दो इक्वेशंस की लेफ्ट या राइट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, तो उनकी अदर साइड्स भी आपस में बराबर होती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड E बराबर है, तो इनका राइट साइड बराबर होगा। हम फर्स्ट और सेकंड से ये कंक्लूजन निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव H न्यू you can say, okay, you can say here H न्यू is equal to mc²। क्या कहा हमने बच्चों, H न्यू इज इक्वल टू mc²। आप जरा ध्यान करना यहाँ पर, जब आपने H न्यू इज इक्वल टू mc² कर दिया तो लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट C जो होता है ना, C वेलोसिटी जो है ये तुम्हारे पास न्यू लेमडा के बराबर होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ न्यू एंड लेमडा। व्हाट इज न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज लेमडा, इट इज वेवलेंथ। वेलोसिटी जो है ना C, वेलोसिटी ऑफ यू कैन से व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना, ये बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बराबर। तो जब ये चीज़ आप यहाँ पे कहते हैं तो और हम यहाँ से एक रिलेशन और बना सकते हैं इससे, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा से, और हमें यहाँ पर एक्चुअली है H न्यू इज इक्वल टू, है ना इक्वेशन थर्ड में H न्यू इज इक्वल टू, तो H न्यू की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, हम C इज इक्वल टू न्यू लेमडा से न्यू का वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा हमारे पास न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा।
कैसे आएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो लेट इट बी अवर रिलेशन 4, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू नाउ, पुट द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन 4th एंड इन इक्वेशन 3rd वी गेट। तो इक्वेशन 3rd क्या है बच्चों, इक्वेशन 3rd अगेन है एच न्यू, तो मैं एच तो लिखूंगा लेकिन न्यू नहीं लिखूंगा, न्यू की जगह पे मैं न्यू का वैल्यू डालूंगा जो कि है सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, आगे क्या है तुम्हारे पास, एम सी स्क्वायर, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे आप याद रखिए प्लीज़। तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू को मैं एम सी स्क्वायर जो है इसको मैं एच इंटू एच के साथ में जो तुम्हारे पास ये है ना, अब एम क्या लिखा आपने इसका, न्यू इज क्या लिखा आपने हाँ एच इंटू न्यू की जगह पे आपने कहा सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, यस एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये एक सी यहाँ से कट कर देंगे आप, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम, क्या आएगा ये आपका एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी अगर रिलेशन आपके पास आ जाता है तो यहाँ से आप बताएंगे कि लेमडा किसके बराबर आ सकता है। शाबाश, ज़रा सोचें आप, देखो लेमडा और एच को यहाँ पर क्या है, डिवाइड है ना ये आपस में, ये राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसका अब चूंकि आप मैथनायर्स अच्छे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स आपको आता है, ट्रांसपोज करना लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किसी भी टर्म को, तो यहाँ से ये रिलेशन बच्चों बनेगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आएगा। समझ आ रही बात, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू यह आ जाएगा एच बाई एम सी हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, इसका मतलब वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डी ब्रॉयज इक्वेशन जो उसने दी थी, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी था, यहाँ पे कुछ सी करके आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको ये क्या चीज़ है। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पे आ गया लेमडा इज इक्वल टू, क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आ गया। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटॉन ओनली, यस फोटॉन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो है ना ये सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये इसी लाइट का जो फोटॉन होगा ना, लाइट का जो पार्टिकल होगा ना, तो ये इक्वेशन सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगी। समझ आ रही है आपको बात, ये मेरी इक्वेशन नंबर आप कहेंगे 5th है। चलिए 5th इक्वेशन आप इसको बताएंगे, ये 5th इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर फोटॉन, ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। तो डे ब्रॉय ने क्या किया, आल्सो सजेस्टेड दैट, उसने ये बात भी सजेस्ट की कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, अगर किसी भी, अब यहाँ पर फोटॉन के अलावा, ये तो फोटॉन के लिए वर्क कर रहा है ना ये इक्वेशन, अगर तुम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसका मास और उसकी वेलोसिटी जो है वो, ठीक है, उसका वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दी अबो इक्वेशन जो है, जो ये इक्वेशन 5th आपने बताई, दिस अबो इक्वेशन 5th कैन आल्सो then be applied to other material microscopic particles and the equation then becomes, तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, अदर के लिए, फोटॉन के अलावा फिर अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम्स लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अगर लिखा तो सी किसके लिए होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फोटॉन के लिए, फोटॉन ओनली, लेकिन अगर आप वी लिखेंगे तो ये फोटॉन के अलावा अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी वर्क करेगा, ये वी बोलना, ठीक है। तो एच बाई एम बी एंड विच इज इक्वल टू, यू नो, लेमडा is equal to product of mass and velocity is momentum and it is simply written as h by p। तो lambda is equal to h by mv कहो या lambda is equal to h by p कहो, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1st जिसको मैंने दिया था, दिस इज सेम एज इक्वेशन 1st एंड इट मीन्स दैट इन दिस वे द डे ब्रॉयज इक्वेशन गेट्स डिराइव्ड। तो इस तरह से डे ब्रॉयज इक्वेशन जो है वो डिराइव होती है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से जो है बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हम देखते हैं फूड फॉर थॉट, ठीक है, कॉर्स, बेसबॉल, डू दिस हैव वेव लाइक करेक्टरिस्टिक्स, वाई वाई नॉट। देखिए अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है इस कॉन्सेप्ट के बाद में कि कार है, बेसबॉल है, क्या ऐसे सब्सटेंसेस का वेव करेक्टर हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं। अगर यस है तो क्यों, अगर नहीं है तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो देखिए एक्चुअली है यहाँ पर यस, ऐसा हो सकता है, इनका वेव करेक्टर हो सकता है,
इनका वेव करेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेट्स लुक एट द यू कैन से इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। द कार एंड द बेसबॉल डू हैव अ वेलोसिटी। बच्चों, कार और बेसबॉल का भी वेलोसिटी और मास हो सकता है। यूजिंग de Broglie's इक्वेशन वी डू गेट अ वेवलेंथ फॉर द मोमेंट ऑफ अ बेसबॉल एंड अ कार। ओके, सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है, ये आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी है वो आप खुद से देख लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे आप मुझे बता देंगे। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट था कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में de Broglie ने क्या बताया और उसकी इक्वेशन जो है वो किस तरह से डिराइव हुई, मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे स्पीड अप में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है आप मुझे बताइए। लेट्स ट्राई दिस कैलकुलेशन। सो प्रॉब्लम टाइम यहाँ पे न्यूमेरिक प्रॉब्लम क्या है आपका, यहाँ पे वो है आपका मास ऑफ कार जो है मान लीजिए 910 किलोग्राम है, वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ, अब पूछा जा रहा है बताइए कि भाई वेवलेंथ जो है मूविंग कार की वो क्या है। तो आप बताएंगे इसका जो ये है -2.9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 38 और मीटर वगैरह करके आप इसको कुछ बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इसका, ठीक है, हाउ बिग इज दिस, कैन वी सी और मेजर दिस वेवलेंथ, क्या हम इसको देख सकते हैं? नो 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 नो, मच टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। इतनी छोटी है ये कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इवन विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ बेहतर से बेहतर इंस्ट्रूमेंट से भी इसको हम व्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होप कि बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो। लेकिन मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन टॉपिक था वो था डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसमें मैंने जो आपको बात कही थी कि एक था हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने देखना है, ये थे हमारे वर्नर हेजनबर्ग। ठीक है, इन्होंने ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो दे रखा था, तो इनको आप देख लीजिए यहाँ पे ठीक है अच्छे से। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं वो भी आप देख लीजिए, आप इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्नर हेजनबर्ग क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों वीडियो लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा सा ध्यान करिए। मैंने आपको इसमें इस PDF में और भी कुछ बातें बताई हुई है जो मैंने आप पे छोड़ दी हैं समझाकर, लेकिन मेन जो है मैंने इसका आपको बता दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे वो उस चीज़ का पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको जो है पूरा इसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये वर्नर हेजनबर्ग या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये क्या चीज़ थी। ये भी डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक हिस्सा है। तो व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, इसमें हम ये देखेंगे, बीइंग डिपेंडेंट ऑन चांस। ठीक है, इन क्लासिकल फिजिक्स बच्चों क्या होता है, ये दो किस्म की फिजिक्स होती है। वन इज कॉल्ड क्लासिकल एंड अनदर इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, और क्वांटम में जो है वो हम करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जो है वो हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, उनकी स्टडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली होता क्या है कि 1927 में जो ये वर्नर हेजनबर्ग है he put forward a principle which is known after his name as uncertainty principle. According to this principle, what he says, ये क्या है, it is impossible means it is not possible, or it is not possible to know precisely means with accuracy it is not possible. क्या पॉसिबल नहीं है, टू नो प्रिसाइजली वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज एंड व्हाट पाथ इट फॉलोज, कि हम ये नहीं बोल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, प्रिसाइजली हम ये नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रेजाइड कर रहा है। ठीक है, और उसका जो पाथ है वो कौन सा वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट कॉल्ड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट था। अभी यहाँ पे आप बताएंगे वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसका, या तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज प्रिसाइजली नाउन, अगर तुम्हें किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो नाउन है, तो द लोकेशन ऑफ द सेम पार्टिकल इज कम्प्लीटली अननोन, तो फिर आप उसकी लोकेशन नहीं बता सकते हैं।
कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आप नहीं, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, एक्चुअली वो उस समय कहाँ रेजाइड कर वो आप नहीं बता सकते अगर आपको मोमेंटम का। मीन्स साइमल्टेनियसली जो है ना, एक वक्त पे आप उसकी एक ही चीज़, एक ही प्रॉपर्टी को बता सकते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते हो। यानी उसका मोमेंटम भी और उसकी पोजीशन यानी लोकेशन को भी आप एक ही टाइम पे नहीं कह सकते हैं, ऐसा मानना है हेज़नबर्ग का। ठीक है, चलिए होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा है तो आप दूसरा स्टेटमेंट लिखिए हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both the position and momentum of a microscopic particle with absolute you can say accuracy, with absolute accuracy or certainty. okay, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, it acquires significance, Heisenberg's uncertainty principle acquires significance only when applied to microscopic particles in motion, you can see this is very important. इसका significance कब होता है, कब ये अहमियत रखता है इसका बोलना, जब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि अगर हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकल नोटेशन देंगे, तो मैथमेटिकली हम यहाँ पर बताएंगे, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स, हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। This is your equation first as the mathematical equation first is known as here mathematical notation or mathematical form of uncertainty principle. ठीक है, तो यहाँ पे where delta x is uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum. Hence when delta x is small, याद रखना बच्चों यहाँ पे जब delta x का वैल्यू small होगा ना, then delta p will be large. डेल्टा पी तब क्या आएगा, लार्ज आएगा, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर आप इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, तो सिंस पी मीन्स मोमेंटम एंड पी लीनियर मोमेंटम होता है विच इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर है। देयरफॉर यू कैन से डेल्टा पी इज इक्वल टू, शाबाश फटाफट से बताओ डेल्टा पी किसके बराबर आएगा, फिर हम बताएंगे डेल्टा पी देन इज इक्वल टू एम, शाबाश डेल्टा एम डेल्टा वी करके हम इसको बुलाएंगे। चलिए एम डेल्टा वी आएगा ना, सो इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर है आपकी वो फिर क्या हो जाएगी, इट देन बिकम्स इक्वल टू, ये हो जाएगी जो आप लिखोगे ना डेल्टा पी की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे, आप लिखेंगे फिर सर ये हो जाएगी एम डेल्टा वी, ओके, इनटू, इसको चलिए पैरेंथेसिस में रख लीजिए, इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स को ऐसे लिख रहे हैं हम, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये एक रिलेशन है इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो आर सिंपली आप बोल सकते हो, सिंपली यू कैन से दैट डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वी कहाँ से आया, एम डेल्टा वी था, एम कहाँ गया, देखो डेल्टा वी को हम डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे बता रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई, पहले क्या लिख रहे थे 4 पाई, और यहाँ पे एम डेल्टा वी था ना, डेल्टा वी के साथ एम को मल्टीप्लाई था, आगे राइट साइड जाकर वो डिवाइड हो गया, और राइट साइड पे एच बाई 4 पाई था ना, तो अब ये हो गया एच बाई 4 पाई और एम, कुछ इस तरह का रिलेशन आपका आ गया। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो बच्चों यहाँ पर आपने देखना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाइज होता है टू द लोकेशन एंड मोमेंटम अलोंग द सेम, यू कैन से अलोंग द सेम एक्सिस, दैट इज इफ डेल्टा वी इज measured along x axis then delta x must be also on x axis। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स अगर आपका एक्स एक्सिस पे है तो डेल्टा वी जो है वो भी मेजर एक्स एक्सिस पे ही हो सकता है। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, होप कि आपको अच्छे से इसका पता लगा हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पे नए भी हों तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट आपका है ना तो आप मुझे सिर्फ बताइए, कोई भी क्वेरी होगी आपकी आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जो है उसके रिलेटेड जो मैं आपको भरपूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ओके, गुड बाय। आज के लेक्चर में इतना ही। स्टे फिट एंड स्टे सेफ।